ठीक। और इसमें जो है गैंग रेप विक्टिम को जो क्लासिफिकेशन का था उसमें जो है पहले 16 ईयर था, अब 18 ईयर के ऊपर रहेंगे तो वो मेजर्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड था उसको इंक्रीज कर दिया है 16 to 18 ईयर्स फॉर गैंग रेप विक्टिम्स। और क्रिमिनलाइज करा है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन बाय डिसीटफुल मीन्स। और जो धोखाधड़ी से सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशन बना रहे हैं किसी के साथ, तो वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया है यहाँ पे। और इट रिमूव्स ऑफेंसेस ऑफ सेडेशन, सेडेशन के जो ऑफेंस थे उसको रिमूव कर दिया। बट जो जैसे कि ये हैं एक्साइटमेंट, एक्साइट सेसेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन या फिर सबवर्सिव एक्टिविटीज को अगर जो एक्साइट कर रहे हैं तो उसको क्रिमिनलाइज करा है। या फिर कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज सपोर्ट कर रहे हैं। इंडेंजरिंग सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करा गया है ऐसे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, ये सब। और मर्डर और ए ग्रीवियस हर्ट बाय ए ग्रुप, तो जैसे कि मॉब लिंचिंग होता था पहले, ग्रुप में आके लोग मार देते थे, तो वहाँ यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जो ऐसे ग्रीवियस हर्ट किए जा रहे हैं बाय ए ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, तो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन इन केस ऑफ मर्डर। बट अगर जो 7 साल की सज़ा हो सकती है इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये रिप्लेस करा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। ठीक है। इसमें प्रोसीजर दिए हैं कि प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल के प्रोसीजर्स थे इसमें। ये आया था 1861 में, ब्रिटिश के टाइम पे। फर्दर जो है अमेंडमेंट्स होते रहे थे। की प्रोविजंस क्या क्या हैं इसमें, जैसे कि डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, जो अंडर ट्रायल पे डिटेंशन हो रहा है और वो फर्स्ट ऑफेंडर है, तो जितना उसका मैक्सिमम पीरियड का पनिशमेंट होगा उसका अगर जो 1/3 वो रह रहा है जेल में तो उसको रिलीज करा जा सकता है। ठीक। ऑन अ बॉन्ड इफ एन अक्यूज है स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि अगर जो 6 साल का सजा हुआ है और फर्स्ट ऑफेंडर है तो 2 साल कंप्लीट करने पे उसको बॉन्ड पे रिलीज करा जा सकता है। सिमिलरली अगर जो क्या कहते हैं एक्यूज हैज स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड, अगर जो 6 साल का सजा है, अगर जो 3 साल किसी एक्यूज ने सजा काट ली है तो उसको बेल पे रिलीज करा जा सकता है बाय कोर्ट। बट ये कुछ केसेस में अलाउड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि पनिशबल बाय डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंज करा है, जैसे एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इन सर्टन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर जो कोई पनिशबल है जिसमें कि 7 साल से ज़्यादा का सज़ा सुनाया जा रहा तो वहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है। ठीक है। बाकी ये एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये रिप्लेस करा है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस से रिलेटेड कि कौन कौन से एविडेंस जो है एडमिसिबल हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ, वो इस आर्टिकल में सबस्यूम करे गए थे, चाहे वो सिविल केसेस के हों चाहे वो क्रिमिनल केसेस के हों। तो इंडियन एविडेंस को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया गया है। और यहाँ पे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस विल बी सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी सेम दर्जा दिया गया जैसे कि पेपर रिकॉर्ड्स का होगा। और यहाँ पे अलाउड ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी एडमिसिबल है। जॉइंट ट्रायल हो सकते हैं अगर जो क्या कहते हैं एक कोई ऑफेंस है जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर इन्वॉल्व हैं तो सबको एक साथ बुला के जॉइंट ट्रायल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये एक्ट जो है 2023 में आया था। और
इसमें ये था कि इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, लोगों का अधिकार है अपने डाटा का प्रोटेक्शन करना, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये एक्ट आया था। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझ लीजिए, जैसे डाटा फिडुशियरी क्या होती है और डाटा प्रिंसिपल क्या होते हैं। डाटा फिडुशियरी वो कंपनी या फिर पर्सन या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो किसी का डाटा प्रोसेस करते हैं, और डाटा प्रिंसिपल जिसका डाटा प्रोसेस होता है। ठीक। अप्लीकेबिलिटी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, प्रोसेसिंग डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया, इंडिया में ही होगा। और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया इफ़ द ऑफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, तो अगर जो कोई गुड्स या सर्विसेज लिए जा रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ पे पर्सनल डाटा जो प्रोसेस होगा आउटसाइड इंडिया, ये भी कवर होता है विद इन दिस एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता ये? जैसे कि कोई पर्सनल डाटा और पर्सनल पर्पस से आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ पे नहीं अप्लाई होता। पर्सनल डाटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डाटा प्रिंसिपल, तो हम पर्सनल डाटा रिलेट्स, अगर जो वो खुद डाटा प्रिंसिपल खुद ही अपना पब्लिकली रिलीज कर रहा है पर्सनल डाटा, तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है। कंसेंट क्या है? पर्सनल डाटा में बी प्रोसेस्ड ओनली बाय लॉफुल पर्पस आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल, कंसेंट लेने के बाद ही प्रोसेस कर सकते हैं डाटा। और ये राइट रहेगा डाटा प्रिंसिपल का कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है उस कंसेंट से एट एनी टाइम। तो अगर जो कोई छोटे बच्चे हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनका कंसेंट जो है उनके पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन देंगे। फिर ये एक्ट एस्टेब्लिशमेंट करता है एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये क्या करेगी? मॉनिटरिंग करेगी कंप्लायंस का एंड इम्पोजिंग पेनल्टी इफ एनी ब्रीच हैपन्स। डायरेक्टिंग डाटा फिडुशियरी टू टेक नेसेसरी मेजर्स, जो डाटा फिडुशियरी रहेंगे उन नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं कि नहीं, उनको डायरेक्ट करेंगे। और अगर जो कहीं ब्रीच हो रहा, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी फर्दर डिसीजन लिया जा सकता है, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। अगर जो आप सहमत नहीं हैं डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया से, तो अपील कर सकते हैं आप TDSAT में। राइट्स क्या क्या हैं डाटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स? डाटा प्रिंसिपल्स विल हैव राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, सीक करेक्शन या फिर इरेज, यहाँ पे आता है राइट टू बी फॉरगेटन। तो इस एक्ट में राइट टू बी फॉरगेटन एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, बट राइट टू इरेज इज ऑल्सो ए राइट टू बी फॉरगेटन। ठीक। और इन केस ऑफ ड्यूटीज़ का कोई ब्रीच हो रहा तो पेनल्टी है 10,000 का। डाटा फिडुशरीज पे ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स करने हैं, यही सब है, एक बार रीड कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डाटा फिड्यूशरी एट SDF, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी। तो डाटा फिड्यूशरी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है SDF डिक्लेयर कर सकती है, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी। वो कंडीशन क्या क्या हैं, जैसे कि अगर जो वो पर्सनल डाटा यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सेंसिटिव है और लार्ज अमाउंट में, वॉल्यूम में, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे इंडिया के। ठीक है। तो ये सब पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकती है, एक बार रीड कर लीजिएगा। कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी रहेगी, नोटिफाइड एजेंसी रहेगी, कोई स्टेटिस्टिकल पर्पस से डाटा यूज़ किया जा रहा है, या फिर कोई स्टार्टअप्स है, लीगल राइट्स है, तो ये सब कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट ये पेनल्टीज़ के बारे में देख लीजिए। दिस एक्ट स्पेसिफाइज पेनल्टी ऑफ वेरियस ऑफेंसेस सच एज अप टू 200 crore फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन। अगर जो कहीं चिल्ड्रन का राइट्स वायलेट हो रहा है या चिल्ड्रन को पोटेंशियल हार्म हो सकता है, तो वहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा का फाइन हो सकता है, अप टू 200 करोड़। और
250 करोड़ का फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट डाटा ब्रीच, ये डाटा फिड्यूसरी पे लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024। तो एक एक्ट आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जो कि केम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 2024। तो कुछ रूल्स दिए गए थे भाई, यूनियन मिनिस्ट्री पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। क्या क्या है रूल्स? प्रोवाइड फॉर वेन्यू इंचार्ज to take appropriate action including filing of FIR prima facie cases of unfair means of offence in conduct of public examination is reported। अगर जो कहीं ऐसे अनफेयर मीन्स हो रहे हैं तो जो वहाँ पे वेन्यू इंचार्ज हो गए वो FIR कर सकते हैं। प्रोवाइड्स फॉर ए कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड, एक कमिटी गठित होगी अगर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं कहीं पे, अगर जो खुद ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कमिटी सेटअप करी जाएगी टू लुक आफ्टर द मैटर। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? अनफेयर मीन्स क्या इंक्लूड करता है? जैसे अनऑथोराइज एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, या फिर आंसर की ही गायब हो जा रही, असिस्टिंग ए कैंडिडेट ड्यूरिंग ए पब्लिक एग्जामिनेशन, टैम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्सेज, कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन, कुछ भी होगा ये सब अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएंगे। पनिशमेंट क्या क्या है? term not less than 3 years but which may extend up to 5 years with fine up to 10 lakhs। अगर जो कोई आदमी ऐसा करता पाया जा रहा है, अनफेयर मीन्स करता पाया जा रहा है एग्ज़ाम में, तो 3 साल जो कि एक्सटेंड होकर 5 साल भी हो सकता है, और 10 लाख का फाइन भी दिया जा सकता है, इम्पोज करा जा सकता है उस पर। अगर जो कहीं ऐसे केसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट हो रही है, तो वहाँ पे इम्पोजिंग ए फाइन अप टू 1 करोड़ and a proportion of cost examination shall also be recovered from it। 1 करोड़ का फाइन लगेगा और जो कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी रिकवर करा जाएगा वहाँ से। ऑल ऑफेंसेस विल बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है क्योंकि ये कॉग्निजिबल जघन्य अपराध है। नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, दो टाइप के केसेस, जैसे कंपाउंडेबल केसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता आउट ऑफ कोर्ट, तो ये नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का, काफ़ी पुराना हो गया ये। इसमें कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। जैसे कि इट रिपील्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था, उसको रिपील कर दिया, एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 का, इन दोनों को रिपील करके टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आया है। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिटल भारत निधि, और जो कभी एग्जामिनेशन में आ जाए कि डिजिटल भारत निधि इज रिलेटेड टू, तो आपको याद होना चाहिए कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की OTT जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं विल नॉट बी रेगुलेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 से रेगुलेट नहीं होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट शटडाउन। तो फ्रीक्वेंट इंडिया में फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन होते रहते हैं, जैसे मणिपुर में देखें आप, लद्दाख में पिछले साल जो डिमांड हो रहा था 6 शेड्यूल का, तो वहाँ पे भी फ्रीक्वेंट शटडाउन हो रहे थे। तो आखिर उसी का रिपोर्ट है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का। तो इंटरनेट शटडाउन क्या है? इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन और विद इन अ लोकेशन, एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑफन टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी को कहते हैं इंटरनेट शटडाउन। किस किस रीज़न पे लगाया जा सकता है? नेशनल सिक्योरिटी पे, कोई सोशल अनरेस्ट ना हो, चीटिंग ना हो, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, इस वजह से लगाए जाते हैं। और ये पावर कहाँ से होता है, पावर कहाँ से मिलता है इस इंटरनेट शटडाउन का? इट इज़ गवर्नड बाय टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस रूल्स। तो 2017 में रूल्स आए थे टेम्पररी सस्पेंशन का, जो कि नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफी एक्ट, जो भी पीछे हम लोग पढ़े हैं 1885 का इंडियन टेलीग्राफी एक्ट, उसमें नोटिफाइड है ये रूल्स।
तो वहाँ से इसको पावर मिलती है इंटरनेट शटडाउन का। तो अगर जो इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट आपका लॉस हो जा रहा है। तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट किस आर्टिकल में इंटरप्रेट करा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये भी पुराना हो गया है, बट एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसको रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था। तो जब कभी भी एक्ट जो है अमेंड होके नया बनता है तो उसके प्रोविज़न ब्रॉडर हो जाते हैं, ताकि ग्रेटर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करे जाएं। ठीक है, स्ट्रेंथन एक तरह से होती है प्रोविजंस। तो इस एक्ट से, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 का, ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए था। तो ये एस्टेब्लिश करती है एक बॉडी, एक अथॉरिटी जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इसके जो चीफ कमिश्नर्स होते हैं और जो अदर कमिश्नर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सीसीपीए का खुद का इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि अभी कोचिंग पे लगे थे फाइन्स कि जो है करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हमारे से निकले हैं, हमारे से यूपीएससी टॉपर हैं। हर कोचिंग वाले यही लगा रहे हैं। कोई सी सेट का कोर्स दिया लगाया तो दिया हमारे यहाँ से पूरा तैयारी किए। तो ये सब मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ थी ना। तो उस पर सीसीपीए जो है ना फाइन लगाया था। तो पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या क्या है? जैसे इम्पोज बाई सीसीपीए ऑन मैन्युफैक्चर्ड और इंडोर्स्ड अप टू 10 lakhs फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। 10 लाख का फाइन या फिर अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट लगा सकती है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 6 कंज्यूमर राइट्स की बात करा है अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। जैसे कि राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है उसका भी राइट होना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे बारे में उसके। राइट टू चूज़, कंज्यूमर के पास राइट होना चाहिए चूज़ करने की। जब उसके पास बेटर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो राइट टू चूज़ कर सकता है वो। राइट टू बी हर्ड, अगर जो कहीं ग्रीवेंसेस हो रहे हैं तो मतलब राइट टू बी हर्ड होना चाहिए कंज्यूमर के पास। राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, बाकी ये एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। तो पहले क्या होता था कि NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये फंड रिसीव करते थे थ्रू फॉरेन कंट्रीज से। फॉरेन से फंडिंग होती थी इनका, और कोई रेगुलेशन नहीं था। तो ये अपने जो फंडिंग हो रही है उस फंडिंग को जो है ये गलत इस्तेमाल करते थे, चाहे वो एंटी इंडिया या फिर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट। ठीक है, जैसे कि कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना तमिलनाडु में, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंट प्रोटेस्ट होते थे अगेंस्ट द कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बाद में ये पता चला कि वो मोटिवेटेड थे थ्रू